आपका स्वागत है। पिछले संवाद के बाद जो सोमपाल शास्त्री जी के साथ हमारा हुआ, सत्य हिंदी के बहुत सारे दर्शकों और पाठकों ने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और एक तरह से कहें तो ये पूरा एपिसोड वायरल हो गया। बहुत से टुकड़े उसके बना के बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए। उसके बाद एक दूसरे कार्यक्रम में भी हमने उसमें से कुछ क्लिपिंग इस्तेमाल की थी, वो भी बहुत वायरल हुई, बहुत चर्चा हुई और दर्शकों से बातचीत और उनके सुझाव और हम लोगों के अपने मन में भी कुछ बात आई थी। तो उस क्रम में हमने सोमपाल जी का विचार जानना चाहा और बहुत सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद अब हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। यह देश के किसानों के बारे में है, बहुत किस्म की किसानी के बारे में है और चूंकि इस तरह के अनुभवी लोग अब हमारी पीढ़ी के बाद तो अग्रज लोग यही हैं, ये अपने ज्ञान के साथ अगर ये समाज के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो ये चला जाएगा और लोगों के पास नहीं रहेगा। तो हमने सोचा कि उनसे एक एक क्षेत्र में जितना एक मीडिया के माध्यम से संभव हो सकता है, इसमें कोई बहुत थीसिस नहीं तैयार की जा सकती, लेकिन सूचनाएं ऐसी आपकी जानकारी तक जा सकती हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है और जिनको समझना बहुत जरूरी है नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि उसके समय में परिवर्तन इतने तेज हो रहे हैं कि बहुत सारी चीजें उससे छूटती जा रही हैं, बहुत सारी नई चीजें उसे मिल रही हैं, लेकिन जो हमारी खाती है वो हमारे पास रहे तो बहुत हमेशा अच्छा होता है। इस सिलसिले में आज हम लोग देश में गन्ने की किसानी के बारे में बात करेंगे, उसके मुद्दों के बारे में बात करेंगे, उससे जुड़ी राजनीति के बारे में बात करेंगे, उससे जुड़े मुकदमों वगैरह के बारे में बात करेंगे और निश्चय ही जब सोमपाल जी से बात कर रहे हैं तो उनका एक लंबा अनुभव है प्रशासनिक और सामाजिक, उसमें से कुछ मोती निकाल के आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी इस बातचीत का विषय है भारत में गन्ने की खेती। गन्ने के मामले में जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा आपसे बात होने के बाद, हम दुनिया में दूसरे नंबर के इसके उत्पादक हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा विवाद और समस्याएं हैं। खैर एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। और हमारे को अब बिना किसी भूमिका के आप थोड़ा सा आप बताएं कि गन्ने की खेती के बारे में हमारे देश के नागरिकों को क्या जानना चाहिए, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। शीतल प्रसाद जी नमस्ते और बहुत धन्यवाद आपको साधुवाद के इतने एक महत्वपूर्ण और बर्निंग टॉपिक को आपने चुना आज की चर्चा के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग खास तौर से ब्रिटिश इतिहासकार और आधुनिक इतिहासकार ये कहते हैं कि खेती गन्ने की जो है वो कोई विदेश से बाहर से लेकर आया, जैसे तंबाकू के विषय में कहा जाता है, आलू के विषय में कहा जाता है, बैंगन के विषय में। बाकी विषयों में मैं नहीं जाऊंगा, पर जहां तक खेती का सवाल है मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में यह प्राचीन काल से रही और इसके कई प्रमाण मिलते हैं। अंग्रेजी संस्कृत के विद्वान बॉर्डनशायर प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड के, मोनियर विलियम्स, उन्होंने डिक्शनरी लिखी है। उसके दो भाग, अंग्रेजी से संस्कृत और संस्कृत से अंग्रेजी। उसका एक संस्करण 1872 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा 1875 में। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सुश्रुत जैसे ग्रंथ में गन्ने की, जो प्राचीन ग्रंथ है आयुर्वेद का, आपने सुना होगा सुश्रुत के नाम से, उसमें गन्ने की 12 किस्मों का वर्णन तो सुश्रुत के ग्रंथ में मिलता है। और हमारे गंगा यमुना के बीच में इसकी खेती प्राचीन काल से आई है और इसे इक्षु कहा जाता है, गन्ने को ईख, और इक्षु दंड, शर्करा दंड, गुड़ दंड, रसाल, इस तरह के 15-16 इसके पर्यायवाची मिलते हैं। और उसमें यह लिखा है कि इक्ष्वाकु वंश इसकी खेती करता था। इक्ष की खेती के कारण, इसी कारण से उसका नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा, जो महाराज रामचंद्र जिस वंश में पैदा हुए। तो ये सिद्ध करता है कि भारत में खेती गन्ने की बहुत प्राचीन काल से होती रही है। वर्तमान समय में आए तो हमारी नकदी फसलों में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 18-19 के आंकड़े तो मैंने नहीं देखे, पर 2017-18 में 255 मिलियन टन गन्ना पैदा हुआ था। जैसे अभी आपने फरमाया, इस दृष्टि से भारत का नंबर पूरे विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा आता है और चीनी उत्पादन में भी। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, पहले ये महाराष्ट्र से पिछड़ गया था, इसमें इसका दूसरा नंबर था, परंतु 2017-18 से लगातार ये प्रथम नंबर पर बना हुआ है
और इस बार तो इसने महाराष्ट्र को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के केन कमिश्नर, जो सेक्रेटरी शुगर भी कहलाते हैं, मिस्टर भूसरेड्डी, उनका वक्तव्य है कि 137 लाख टन चीनी पैदा की हमने, यानी इसका करीब 9 गुना हमने गन्ना पैदा किया होगा। तो जहां पूरे भारत में 255 मिलियन टन 17 में हुआ था, तो वहां लगभग 130 मिलियन टन अकेले उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण खेती है और इसमें बहुत बड़ा रोजगार मिलता है। और इसका जो मूल्य है गन्ने का, 17-18 का आंकड़ा मुझे याद है, उस समय 56,000 कुछ करोड़ रुपए के मूल्य का गन्ना पैदा हुआ था, और वो 2010-11 के स्थिर मूल्य के आधार पर था। अगर चालू मूल्य, जो वर्तमान मूल्य है, नॉमिनल वैल्यू आज की तारीख में जो 325 रुपए गन्ने का दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से देखें तो 80-85 लाख करोड़ रुपए का, 80-85 हजार करोड़ रुपए का गन्ना उत्तर प्रदेश अकेले ने पैदा किया। और ये बहुत लोगों को रोजगार देता है। खाली इसका चीनी बनाने का सवाल नहीं है, इससे बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं। और एक इसकी विशेष बात है जिसको प्रायः नहीं आंका जाता, कि ये लगभग जब अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू होती है और अभी चल रही है मई के अंत तक, तो आप ये समझिए 3 महीने वो और 5-8 महीने तक पशुओं का चारा गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में, गन्ने का जो ऊपर का अगोला होता है, उससे वो केवल किसान को नहीं मिलता, वह ज्यादातर ऐसे लोगों को मिलता है जो भूमिहीन किसान है, जो पशुपालन करके दूध बेचकर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका है गन्ने की उत्तर प्रदेश में खास तौर से, और वैसे तो पूरे भारत में। और इसका बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। बहुत पहले तो बड़ी मात्रा में आयात होता था, कमी होती थी, पर अब तो लगातार, मुझे ऐसा ख्याल है कि शायद 30-35 वर्ष से भारत लगातार चीनी का सरप्लस उत्पादन कर रहा है और बड़ी भारी मात्रा में इसको निर्यात भी किया, और उससे अनेक उत्पाद भी बनते हैं, बहुत से केमिकल बनते हैं, स्पिरिट बनती है और मेथनॉल बन सकती है, एथेनॉल बन सकती है। 29 बहुत हाई ग्रेड केमिकल्स, ब्यूटाइल डिहाइड और जीवन रक्षक दवाएं, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड और शीरे से शराब, जिसके कारण बहुत सारा जो एक्साइज टैक्स है वो राज्य सरकारों को आता है। तो बहुत बड़ी भूमिका है इसकी सभी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में। मैं पहले आपसे एक टेक्निकल सवाल कर लूं, फिर इसके बाद पॉलिटिकल और दूसरे सवाल लेंगे। जैसे महाराष्ट्र में कुछ खबरें, मैं आपकी बातचीत के बाद मैंने फॉलो अप किया था, तो टिश्यू कल्चर वगैरह का प्रयोग महाराष्ट्र में ज्यादा प्रचुर ढंग से हो रहा है, ऐसा उन रिपोर्ट से मुझे लगा। मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं सीधे आप पर डाल दूंगा। आप सही आपने जो आंकड़ा बताया कि हमारा उत्पादन महाराष्ट्र से ज्यादा है, तो हो सकता है कि हम उसमें उनसे बेहतर इस्तेमाल इन चीजों का कर रहे हो तकनीक का उत्पादन में। उनका यह है कि 1 एकड़ में वो आजकल 100 टन से भी ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। नहीं 1000 टन के आसपास बोला। तो क्या सचमुच हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं या सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसा? मैं बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ी भारी विडंबना है, और इसको मैं अंग्रेजी में कहें तो कल्चरल डिवाइड की संज्ञा दे सकता हूँ। यानी सांस्कृतिक भेद है चिंतन में, सामुदायिक स्तर के ऊपर, राजनीतिक स्तर के ऊपर भी उसी की अभिव्यक्ति होती है। आप जानते हैं, जैसा सार्वजनिक चिंतन रहता है, कहीं न कहीं उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन सार्वजनिक चिंतन में और नीति निर्माण में आता है। महाराष्ट्र में 2 चीजें नहीं बल्कि 3 चीजें हमसे बिल्कुल अलग हैं। एक तो महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हुए, वो केवल राजनीति ही नहीं करते रहे, किसान की तकनीकी समृद्धि कैसे हो, उन्नति कैसे हो और आर्थिक उन्नति कैसे हो, उसके लिए जो ठोस नीतिगत और प्रशासनिक, दोनों शब्दों पर जोर देना चाहता हूँ, नीतिगत और प्रशासनिक। जैसे उदाहरण लीजिए, वसंत दादा पाटिल थे, बीपी नायक साहब थे, वाई बलवंतराव चव्हाण, वाई चव्हाण जो भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे, आप जानते कितने वरिष्ठ नेता थे। और हाल के वर्षों में आकर श्री शरद पवार। मैं पूरे भारत में अगर किसानों की किसी ने ठोस उन्नति के नीतिगत, प्रशासनिक और तकनीकी और वित्तीय प्रभावी उपाय किए, तो इन 4 को स्मरण करना चाहूंगा। हाल के सालों में शरद पवार जी ने जो किया, बेर की इकोनॉमी, अनार की इकोनॉमी, चीकू की इकोनॉमी, सीताफल की इकोनॉमी जिसे शरीफा कहते हैं, और आम की इकोनॉमी, और गन्ने की, और खास तौर से अंगूर की। गन्ने में खास बात यह है कि आप जानते हैं कि भारत में 86% किसान ऐसे हैं
जिनकी जोत का आकार 4 हेक्टेयर से कम है। जी। अब टिश्यू कल्चर लैब अगर लगाना हो तो करोड़ों रुपया उसके ऊपर व्यय होता है। तो या तो उसको सरकार लगवाए अथवा संस्था लगाए। तो महाराष्ट्र में जो ये काम किया, ये सहकारी शुगर मिल्स के संघ ने किया। और सहकारी चीनी मिल का जो स्थान होता था, स्थल होता था, वहाँ डीजल, ट्रैक्टर, उसके पुर्जे और खेती के काम आने वाले इम्प्लीमेंट्स और यंत्र उपकरण और साथ ही टिश्यू कल्चर के लैब उन्होंने स्थापित किए। तो वहां इसको संस्थागत रूप दिया गया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश शिक्षा में महाराष्ट्र से आगे रहा, ग्रामीण क्षेत्रों से पहले से, ब्रिटिश शासन से भी और मुगल शासन के दौरान भी। उसके बावजूद एक तो सहकारी संस्थाओं का संचालन और उनकी स्थापना, सहकारी मिलों का संचालन और उनकी स्थापना, और इस तरह की संस्थागत तकनीकी संस्थान बनाने का जिसमें टिश्यू कल्चर भी सम्मिलित है और खाद है, दूसरी चीजें, वो सब वहीं उपलब्ध होती थी। तो इसका श्रेय वहां जाता है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश इस मामले में पिछड़ा रहा, सामुदायिक स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर तो निश्चित रूप से। और अगर ये हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। वहां खाली टिश्यू कल्चर ही नहीं, गन्ने की तरह कल्टीवेशनल इंजीनियरिंग देखेंगे, उसको जुताई कैसे की जाती है वो बड़ी विचित्र है। 4 फुट की दूरी पर उसको बोया जाता है, 1.5 फुट गड्ढा खोदकर, और उसमें दूरी भी उसकी ज्यादा रखी जाती है, 4 फुट प्लांट टू प्लांट, 4 फुट रो टू रो, और बाद में उसको पाट दिया जाता है। तो अगर आप उसको जाके उसको उगता हुआ उसकी ग्रोथ और उसके जो पौधे का ऐसे करके निर्माण देखेंगे तो कभी उसे बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उसमें रस भी ज्यादा पड़ता है। और उसकी क्योंकि मिट्टी जड़ें जो हैं तो इसकी गांठ होती है। गन्ना दरअसल ये पेड़ नहीं है, गन्ना घास की संज्ञा में आता है, ग्रास है ये, जैसे कांच है, कुशा घास है, बांस है, गन्ना ये उसी प्रजाति की चीज है। तो इसकी गांठ में से जड़ निकलती है, जहां जहां उन्हें मिट्टी मिल जाएगी तो जड़, तो जैसे आप किसी तंबू को या खंबे को, निशान साहब को ऐसे डोर से बांध देते हैं, तो जब उस गहरी मिट्टी में दबा देंगे तो गन्ना चाहे कितनी तेज हवाएं गिरेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में और इन जगह ये तकनीक अडॉप्ट नहीं की गई दुर्भाग्य से। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई और सवाल हो तो बताएं। नहीं, अभी ये तो एक जनरल जानकारी आपने दे ही दी, और ये निश्चित तौर पर लोगों के बड़े काम की है, और उनको ये सूचना भी मिली कि सबसे ज्यादा पैदा करने के बावजूद टिश्यू कल्चर और इस तरह की जो इंजीनियरिंग वगैरह है इसमें, इन सब चीजों का कोई उपयोग हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। का एक लाभ ये भी है कि उसमें पौधा वहीं छांट लिया जाता है, जैसे हम यहाँ कटिंग से बोते हैं, जिसको कांची कहते हैं हमारी देसी भाषा में, तो उसमें से बहुत सी कांची को दीमक खा जाती है, किसी में कल्ला उगता नहीं है, तो उतने प्लांट बीच में गुम हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। टिश्यू कल्चर में आप 1 महीना 2 महीना पहले उसे टिश्यू कल्चर लैब में उगाते हैं, फिर उसको बाहर लाते हैं, फिर उसको तंबू में सीजनिंग करते हैं, फिर धूप में करते हैं। तो 2 महीने का जो ग्रोथ पीरियड है जो खेत में लगता, वो फैक्ट्री के अंदर ही हो जाता है। तो जो गन्ना 16 महीने में उगता वो 14 में उग जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो गन्ना 12 महीने में उगता तो वो 10 महीने नहीं बल्कि 9 महीने में उतना उत्पादन दे देगा, और थोड़ी सी जगह में वो एक घर के आंगन में आ जाती इतनी चीज। तो अगर ये सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें और क्रांति कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मैं डिटेल्स पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से तो हमारी क्रांति बिल्कुल दूसरी है। हमारी जो राज्य सरकारें रही हैं वो मिल मालिकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हुए मुझे रिकॉर्ड्स में मिल रही हैं। वो हर वो काम करती हैं जिससे किसान को किसी न किसी तरह का नुकसान हो, और किसान के बकाये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही क्यों पड़े रहते हैं, अभी भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। इस पर थोड़ी सी ये राजनीतिक वजह क्या है? सबके लिए मिल मालिकों के पास कौन सी बूटी है कि ये सब के सब करप्ट हो जाती है? चाहे जो सत्ता में आ रहा है वही मिल मालिकों की तरफ है, कोई किसानों की तरफ है ही नहीं। ये जो निष्कर्ष आपने निकाला शीतल जी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। दोष रहता है राजनीतिक लोगों का, क्योंकि मैं विश्व के 46 देशों में व्यक्तिगत रूप से गया हूँ, और जब जाता हूँ तो वहाँ की सामाजिक, प्रशासनिक और खासतौर से खेती की व्यवस्था का अध्ययन जितना समय मिलता है करने का प्रयास करता हूँ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी भी देश की नीति का निर्माण वहाँ के राजनीतिक नेताओं के इशारे पर होता है। नौकरशाह तो उनकी आंख देखकर जैसा वो चाहेंगे, जैसे कहा जाता है कि घोड़ा तो सवार के इशारे से चलता है, वो जैसी एड़ लगाएगा, जिधर लगाम घुमाएगा उधर चल पड़ेगा। तो इसमें मुख्यतः दोष रहा है राजनीतिक लोगों का। अगर आप अभी देखें तो मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद आज की तारीख में
उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ने का 19,000 करोड़ रुपया भुगतान किया गया है जी और जो पूरे भुगतान जितना देय है जो बनेगा जी, उस मात्र 56% है। यानी तो 44% भुगतान अभी लंबित हो गया। 44% बाकी है। जी उसका अर्थ ये हुआ कि 14-15 हजार करोड़ रुपया, और अभी कुछ गन्ना और जाना बाकी भी है क्योंकि 10 दिन तक अभी 39 या 40 मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर से चल रही हैं। जी तो मेरा अंदाजा है कि ये 14 से लेकर 16,000 करोड़ के बीच में बकाया होगा। और ये एक बार नहीं होता है। जी जब से मैंने होश संभाला है मैं लगातार देखता रहा हूँ। मुझे जी बहुत अच्छी तरह घटना याद है कि जी जब माननीय चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे जी और मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी केंद्र में जी जनता पार्टी की, जी उस जी समय गन्ने का यही हाल हुआ था। उस जी समय गन्ने का दाम, शीतल प्रसाद जी अगर मुझे ठीक याद है, 2 रुपया 75 पैसे क्विंटल हो गया था। जी, और लकड़ी का भाव, सूखी लकड़ी ईंधन की जो पेड़ों से इकट्ठी की जाती है, उसका 8 से 13 रुपया था। अच्छा तो लोगों ने यहाँ शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी मेरे ही क्षेत्र बागपत के रहने वाले थे और किसान उनके ऊपर अपना अधिकार समझते थे, उन्हें जी किसान जी का मसीहा कहा जाता है और ठीक कहा जाता है मसीहा। जी जी तो गन्ना ज्यादा हो गया था तो वो अपने अधिकार से किसानों को भी थोड़ा झिड़काने की उनकी हिम्मत होती थी। तो उन्होंने ये तो कहा गुस्से में आकर, टोपी उतार कर, कि इतना गन्ना बो दिया, कहाँ इसको लेकर जाएं, मेरे सिर पर खाली स्थान है, यहाँ और बो दो। किसान थोड़ा उससे, पर उनकी डांट से लोग परेशान नहीं हुआ करते थे। वो एक जो कनेक्ट होता है, तो जी जी उसने कहा कि भाई चौधरी साहब बात तो ठीक कह रहे हैं। पर वो जैसे ही गांव लौटे पता लगा कि केंद्र शासन ने एक कानून बनाया है जी 1978 में, बहुत जी महत्वपूर्ण कानून था वह। जी उस जी कानून बनाया मैनेजमेंट टेक ओवर एक्ट या कंट्रोल ऑर्डर, कुछ ऐसा था उसका नाम 1978 में, कि जी यदि मिल सरकार के निर्देश को नहीं मानते, जी किसानों को पैसा नहीं देते जी और सरकार के निर्देश के अनुसार पूरा समय मिल चलाकर सारा गन्ना नहीं उठाते, तो जी सरकार को इस कानून के तहत ये अधिकार रहेगा कि वो उनके प्रबंधन को, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर ले, मिल का अधिग्रहण कर ले, सरकार चलाए और किसानों का भुगतान कर दे। तो क्या चौधरी चरण सिंह जी के कहने को कौन टाल सकता था। जी 1978 में ये कानून बना। जी 1980 में ऐसी ही स्थिति हुई, मुझे याद है। उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं तो राजनीति में आया हूँ 1985 में। अच्छा अच्छा 1980 में जब हम विद्यार्थी थे तो हम लोगों ने और कुछ और हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने ये सुना कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता के आदमी, कहने को तो राजा हैं पर वो लोगों से सीधे मिलते हैं। तो हम ठीक किसी तरह से ट्रेन पकड़कर, और उसके तब हमारे पास सेकंड क्लास के भी पैसे नहीं होते थे, थर्ड क्लास के डब्बे में बैठकर गए, रात भर घर से अपनी पूरी पराठे लेकर लखनऊ पहुंचे तो उनके घर पे सुबह सुबह हाजिर हो गए और हमने भी नाम लिखवा दिया। तो जी आया वहां से, उनके शर्मा जी पिए थे, मुझे खूब याद है, बुलाया गया कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बागपत से कौन किसान आए, मेरठ था तब जिला हमारा। जी जी तो हम गए तो हमने वो बात सुनाई। जी उसी समय उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर आदेश दिया, और आप आश्चर्य करेंगे कि 27 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के मिलों के सभी किसानों का पूरा भुगतान हो गया। क्या बात क्या बात। और हमने फिर हम्म पता लगा कि यहाँ जो मोदी जी महाराज हैं, हम्म मोदी जी महाराज, यहाँ जो पहले मोदी जी महाराज हैं, जो व्यावसायिक मोदी हैं, पूंजीपति मोदी हैं, जी जी तो उन पूंजीपति मोदी जी को बहुत अहंकार था कि मेरी तो बहुत उठ बैठ है, मेरी बहुत जान पहचान है, मेरी बड़ी सांठ गांठ है राजनेताओं से, खासतौर से उस समय तो कांग्रेसी शासन में होती थी। जी तो जी। उसने पैसा नहीं दिया, उनकी जितनी मिलें थी। ये तो मोदी वही ना जो ललित मोदी का पिता। जी हाँ, वो एक ही गुजरमल मोदी और हाँ वो परिवार है पूरा, जी जी जिनका ये मोदी नगर वाले। का बसाया हुआ मोदी नगर है। तो जी जी इन्होंने पैसा नहीं दिया कई मिलों का। जी तो हमने, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो तो मुझे सूचना दे दी जाए। तो हमारे पास उस समय टेलीफोन और वो बढ़ौत में कहाँ थे, ट्रंक कॉल कहाँ करते। तो जी हमने एक पत्र लिखकर किसानों की तरफ से और सीधे लिफाफे में डाल के रजिस्ट्री कर दी। अच्छा तो आप आश्चर्य करेंगे, वो चौथे या पांचवें दिन मिली होगी, और उसके अगले दिन समाचार पत्रों में मिला कि मुख्यमंत्री ने आदेश किए हैं कि या तो जो भी मिल बचे हैं, उसमें खासतौर से मोदी ही बचे थे, या तो अच्छा 1 सप्ताह में भुगतान करें, नहीं तो 1953 का गन्ना क्रय अधिनियम, गन्ना खरीद कानून जो उत्तर प्रदेश में बना था और वो सारे राज्यों में बना, जी उसके तहत उनको गिरफ्तार करने के वारंट निकाल दिए जाएं। क्या बात। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर खुशामद की कि भाई किसी तरह इसको 4-5 दिन रोक लो, और 1 सप्ताह में सारा भुगतान हो गया।
क्या बात है, क्या बात। यही मतलब राजनीति चाहे तो सब चीज हो सकती है। आपके पास ये उदाहरण। जी हाँ। इसी तरह से तीसरा उदाहरण 1986 में केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 16 रुपया घोषित किया था जी। और 86 में उसको उन्होंने 18.5 किया। उत्तर प्रदेश शासन पहले साल में 22 रुपया दे रहा था, उसको स्टेट एडवाइज प्राइस कहते हैं, क्योंकि ये द्वैत है, दो तरह की मूल्य प्रणाली है। एक केंद्र घोषित प्रणाली जिसको पहले एसएमपी कहा जाता था, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, अब उसका नाम एफआरपी रख दिया, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। और दूसरी है जो राज्य दे सकता है, तो राज्य ऊंचा देता है प्रत्येक राज्य। तो उत्तर प्रदेश से हमें अपेक्षा थी कि जब केंद्र ने 16 का 18.5 किया तो 22 का 24.5 तो करेंगे कम से कम। परंतु उस समय श्रीमान वीर बहादुर थे और उनका मैं कहना नहीं चाहता, वो कहने को किसान थे पर उनकी भी साठगांठ रहती थी। मुझे आरोप लगाने में कोई कष्ट नहीं है, मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ। तो उन्होंने 24 रुपया घोषित कर दिया। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी यहाँ सक्रिय गन्ना किसान और उनके नेता थे, राजनीतिक लोग थे, मांग कर रहे थे 28 रुपए की, यह सोचकर कि 28 मांगेंगे तो 26 तो दे देगी सरकार, जैसे आदत होती है कि मांग थोड़ी बढ़ाकर करो। ईमानदारी की बात है कि हम 26 में भी खुश हो जाते, पर कम से कम 24.5 तो होता। वीर बहादुर जी ने 24 घोषित कर दिया। मैं गया विश्वनाथ जी के पास, तो डेलीगेशन लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं, वो उस समय वित्त मंत्री थे भारत सरकार में। हम गए उनके पास और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आपका समय ले लेता हूं। तो मैं 11 व्यक्तियों को लेकर यूपी भवन में गया, उत्तर प्रदेश भवन में। तो ये बैठे श्रीमान टेलीविजन देख रहे थे, 20 मिनट हमें बैठाया। हमें थोड़ी चिढ़ हुई कि भारत के वित्त मंत्री ने कहा और ये हमें ध्यान नहीं ले रहे। फिर उठ के आए, क्या बात है? तो हमने कहा जी ऐसे ऐसे बात है और ये कठिनाई है किसानों की, और हम अपेक्षा तो करते थे, आप गोरखपुर से हैं, खुद किसान हैं गन्ने के, तो आप थोड़ा बेहतर देंगे। आपने तो और कम कर दिया 8 आने 50 पैसे। तो और मैंने कहा उसमें मुख्यमंत्री जी एक कठिनाई यह भी है कि अगर आप ये नहीं देंगे तो किसान गन्ना दे नहीं पाएगा, मिलों को चीनी का अभाव पड़ेगा। तो उन्होंने भद्दी भाषा में किसान को गाली देकर कहा कि हम देखते हैं कौन, अब मैं गाली नहीं देता यहाँ से, समझ गया। हाँ, तो कौन नहीं देता। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा तो हम भी देखते हैं कि कौन। वही गाली वापस दे के सरकार हमसे गन्ना ले रही थी और हम कहकर आ गए, और यही वर्बेटम शब्द से हमने विश्वनाथ जी को अगले दिन प्रातःकाल जाकर बता दिया उनके घर। सुबह वो मिलते थे सैकड़ों लोगों से, हम भी लाइन में खड़े हो गए। तो उसी समय कहा कि 4 बजे आप मेरे पास आइए। और मैं कल अगले दिन तो मैं 26 किसानों का शिष्टमंडल लेकर यूपी से, मैंने सहारनपुर से, एक प्रीतम चौधरी हमारे मित्र हैं, और कई लोगों को बुलाया। महावीर सिंह चौधरी हुआ करते थे चेयरमैन, कुछ बिजनौर से मैंने बुलाए, बुलंदशहर से बुलाए, अलीगढ़ से बुलाए। तो 26 लोगों का हम डेलीगेशन लेकर गए। और ये बात शनिवार की है, 25 जनवरी 1986 की। शनिवार को भी वो काम करते थे क्योंकि बजट बन रहा था। राजनीतिक परिघटना आप बता रहे हैं इतिहास में, इसमें बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं जी। हाँ, तो हम गए उनके पास, हमने सारी व्यथा उनको बताई। तो उसी समय उन्होंने फोन उठाया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से बात की। आप आश्चर्य करेंगे कि 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने बात की और 4 बजे 28 रुपया प्रति क्विंटल मूल्य घोषित हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो हमने तो आपको 2-3 घटनाएं बताई, और अगर सरकार चाहे तो ये सब हो जाता है। इसी प्रकार बाद में एक घटना और इसी प्रकार। एक सवाल कर लो, जब ऐसे आपके पास मतलब उदाहरण है, ये योगी जी का क्या इसमें बिगड़ रहा है कि ये मालिकों की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके रेट्स में भी मैंने देखा, और मैं इनको क्या, इनका क्या इंटरेस्ट है? बीजेपी क्यों नहीं ये सब काम करती है? बीजेपी का क्या इस विषय को मेरा ये निवेदन है शीतल जी, अगर आप इसको बाद में लें, क्यों नहीं करती। मैं एक घटना और बता दूं आपको। बता दी। 1996 में श्री देवेगौड़ा जी मुख्यमंत्री बने, ना सॉरी प्रधानमंत्री बने केंद्र में। और आपको मालूम है कि उनके प्रधानमंत्री बनने में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बहुत बड़ी भूमिका थी। सारा विपक्ष तो उनको चाहता था, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं अब नहीं बनूंगा। तो उस समय 1368 करोड़ रुपए का बकाया हुआ पूरे भारत में, उस समय 1368 करोड़ का। तो और उसमें से दोबारा फिर कहूं कि उत्तर प्रदेश अकेला 860 करोड़। तो उत्तर प्रदेश इस डिफॉल्ट में, इस प्रवृत्ति में
हमेशा अग्रणी रहा है। तो अकेले 860 यूपी का, बाकी का 108 करोड़। तो फिर एक डेलीगेशन लेकर गए, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं देवगौड़ा जी से कहता हूँ। तो देवगौड़ा जी के पास हमें समय दे दिया गया। एक बस भरकर हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मंगा ली। 60 लोग बस में आए और 3 कारों में हम 12 या 13 लोग दिल्ली से इकट्ठे गए, जो दिल्ली में रहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, और उनके कार्यालय में उनसे हमने मीटिंग की। तो देवगौड़ा जी किसान थे, किसानों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह चाय मिठाई वो तो डिटेल की बात है। तो 1 घंटा बातें की और बात करने के बाद मुझे कहा कि उनकी आदत थी, ब्रदर यू टेल मी हाउ टू गो अबाउट इट। तो मैंने कहा देवगौड़ा जी, माय प्रपोजल इज दैट यू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर, जितने केंद्र सरकार के सचिव हैं, चाहे वो बैंकिंग का सचिव हो, वित्त का सचिव हो, राजस्व का सचिव हो, व्यय का सचिव हो, कृषि का सचिव हो, या चीनी विभाग का जो खाद्य विभाग के सचिव हैं वो हो, और एक रिजर्व बैंक का भी प्रतिनिधि हो, नेबार्ड का प्रतिनिधि हो, और जो गन्ना उत्पादक बड़े राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अग्रणी हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर और केन कमिश्नर आदि को भी बुला लिया जाए। तो वो मीटिंग तय हो गई और देवगौड़ा जी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी मैं तो खाली राज्यसभा का मेंबर हूं, मैं कोई अधिकारी हूं नहीं, मंत्री नहीं। अरे नहीं ब्रदर, बोले योर एल्डर ब्रदर इज प्राइम मिनिस्टर, डोंट वरी। तो मुझे बराबर में बैठाया, 1 घंटा सारी बात सुनी। उनकी आदत थी बीच में वो कंधे पे सिर रखकर खराटे लेते थे। तो मैं बोला, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, बोले नो ब्रदर आई एम लिसनिंग, डोंट वरी, मैं सुन रहा हूँ। तो पर असली बात क्या थी कि वो कुछ नहीं सुन रहे थे। मजे की बात यह कि उन्होंने कोई तर्क नहीं सुना उन अधिकारियों का। घंटा मीटिंग चली, 2 बार चाय आ गई। मीटिंग के अंत में एकदम जैसे तंद्रा टूटती है, नींद से उठ के बोले, ऑफिसर्स ब्रदर्स, मैं उनके शब्द रिपीट कर रहा हूँ, लुक हियर, बिफोर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री आई एम द सन ऑफ ए पूर फार्मर। वो पूर बोला करते थे। तो ये कहा कि अधिकारियों भाइयों, एक बात समझ लो, इस महान देश का प्रधानमंत्री होने से पूर्व मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और मेरी पहली प्राथमिकता किसान है। और ये कहा कि 1 महीने में ये बकाया सारा चला जाना चाहिए। अगर कोई इसमें कठिनाई उत्पन्न करे तो मुझे बताइए, और आपके बस का नहीं हो तो ये कहा, आई विल फाइंड ए डिफरेंट सेट ऑफ ऑफिसर्स टू डू इट। आपसे नहीं होता तो मुझे दूसरे अधिकारियों को आपकी जगह। तो फिर आप जानते हैं कि नौकरशाह तो ऐसी बात सुनते ही, भ्रुकुटी देखते ही, और 30 दिन के अंदर, प्रिसाइजली 30 दिन के अंदर सारे गन्ने का भुगतान हो गया। तो ये तो मैंने किया है। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये जो कहा जाता है, और बार बार एक ही दलील दी जाती है शीतल जी, कि इनको घाटा हो रहा है, खराब हो रहा है। जब मैं माननीय वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में था 1998 में, तब भी यही बात आई थी। तो मैंने सवाल उठाया कि अगर इनको कई साल से घाटा चल रहा है, मिलों की इतनी खराब हालत है, तो इतने बड़े बड़े उद्योग, इतने महत्वपूर्ण उद्योग, सीमेंट की बड़ी बड़ी इकाइयां बंद हुई, स्टील यानी इस्पात की इकाइयां बंद हुई, कागज की इकाइयां बंद हुई, और बहुत सारी मोटर की, जैसे हमारे वो स्टैंडर्ड हेरल्ड होती थी, फिएट, वो बंद हुई हैं। तो कोई पार्ट नहीं टूटा। ये चीनी में क्या है, और ये क्या जादू है कि ये कह रहे हैं कि कई साल से हालत खराब है और ये तो बंद क्यों नहीं होती इनको, कुछ को लेट देम, सम ऑफ देम क्लोज डाउन, कुछ को बंद हो जाने दीजिए। तो ये प्राय कहा जाता था। पर और सरकारें यही दलील देती हैं। यूपी में अभी भी यही तमाशा चल रहा है। कुछ किसान चले गए कचहरियों में, और कचहरियों में जाने का आधार क्या है, आप ये जानना चाहेंगे कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी हैं जिनमें मजदूरों को पैसा नहीं मिलता, जिनके सप्लायर को पैसा नहीं मिलता, या बैंकों को भी नहीं मिलता। तो अब हाल के ये चौकसी वोक्सी 1 2 4 को छोड़ के कोई कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो गन्ने के बारे में क्या है, तो गन्ना क्योंकि आवश्यक जिन्स कानून, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 का, उसके तहत इसके कई अधिनियम हैं, जिसमें एक का चर्चा तो मैं पहले कर चुका हूं, गन्ना क्रय अधिनियम, गन्ना खरीद कानून, जो उत्तर प्रदेश में 1953 से लागू है। 1966 में केंद्र सरकार ने शुगर कंट्रोल ऑर्डर पास किया, चीनी नियंत्रण अधिनियम, वो बेहद ही सूचित है। एक जो इसकी प्रेस मड होती है बचत, उसके प्रेस मड कंट्रोल ऑर्डर है 1959 का, 1959 का। वो उनके क्या प्रावधान है वो बताऊंगा मैं। और इस तरह से इनके अंदर ये प्रावधान है कि अगर गन्ना वाला मिल, गन्ना सप्लायर किसान का भुगतान नहीं करता,
तो उसको शुगर कंट्रोल ऑर्डर जो केंद्र का कानून है उसके तहत प्रावधान है कि उसको 15% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, और वो ब्याज 14 दिन देर के बाद यानी 15वें दिन से लगना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो गन्ना क्रय अधिनियम है, गन्ना खरीद कानून, उसमें प्रावधान है 12% का, पर वो ब्याज पहले दिन से लगता है। अब इस बारीकी में जाने का इस समय नहीं है, पर मेरा कहना है दोनों के तहत ये है प्रावधान कि आप उसको देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देता है तो एक और छोटी सी चीज है कि पहले गन्ना जो था वो मिल गेट के ऊपर ही जाया करता था। बाद में मिलों ने सोचा कि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, किसानों के कई बार 24-24 घंटे खराब होते हैं, तो उन्होंने जो तोल के केंद्र हैं जिनको कांटे कहा जाता है, वेइंग ब्रिज लगा रहता है, वो दूर दूर स्थानों पर स्थापित कर दिए। तो ये हुआ प्रावधान क्योंकि किसान को दूर नहीं जाना पड़ता और मिल को उस भार की उस गन्ने की ढुलाई पर खर्च करना पड़ता है, तो उन्हें कुछ किराया काटने का अधिकार दिया जाए। तो ये 34 पैसे से शुरू हुआ, फिर 2 रुपए पर अटका, अब वर्तमान में ये 7 या 8 रुपए के करीब है, 8 है शायद, जहां तक मुझे ठीक ख्याल है, मैंने चेक नहीं किया। तो उन्हें अधिकार दिया गया, परंतु उसमें एक शर्त लगा दी गई कि अगर किसान का भुगतान समय पर नहीं होता 15 दिन के अंदर, ये पैसा नहीं लिया जा सकता, ऐसा वो नहीं काट सकेंगे। आश्चर्य की बात है कि पिछले 15-20 वर्ष से लगातार भुगतान में लेट होता है, और उसके बावजूद भी गन्ना मिल जो है इस ढुलाई के भार को, उसको खर्च को काट लेते हैं किसान का, और सरकार के आप कितना ही रिप्रेजेंटेशन करिए, कितने ही विरोध करिए, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। ये एक और व्यवस्था चल रही है। उनमें प्रावधान ये है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 उदाहरण तो मैं आपको बताता हूँ। सहारनपुर जिले में एक गागलहेड़ी शुगर मिल है, दया शुगर मिल, उसके जो जीएम थे धीरेन्द्र अग्रवाल, तो सरकार ने तो कुछ किया नहीं। वहां के कुछ किसान, हमारे एक बहुत हिम्मती साथी हैं प्रीतम चौधरी, वो बहुत ही उद्भट योद्धा हैं और बड़े जानकार हैं, इसके मेरी जानकारी भी बहुत सी उनके माध्यम से है। तो उन्होंने केस कर दिया और गागलहेड़ी शुगर मिल के जीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 18 या 19 महीने जेल में रहना पड़ा उन्हें, क्योंकि ये शर्त दी थी कि इनको बेल दी जाएगी, पर उस दिन दी जाएगी जिस दिन भुगतान हो जाएगा। 18 महीने भुगतान नहीं हुआ तो वो जेल में पड़े रहे। इसी तरह का एक केस और हुआ, वो इसमें हुआ कौन सी देवबंद शुगर मिल में, वहां के जीएम थे श्री पवन साहनी, उनकी गिरफ्तारी हुई और वो भी 1 वर्ष इसी प्रकार जेल में रहे। वो साल मुझे याद नहीं है, मैं देखकर आपको बता दूंगा, पर मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। तो उनको भी जेल में रहना पड़ा, और उसी एक घटना के कारण जिनका ये खतौली में चीनी मिल है 14,000 टन कैपेसिटी का, जो इंडिया में सबसे बड़ा है, ये ध्रुव मोहनसानी, तो इन्हीं के परिवार का था वो। तो उस घटना के बाद उस भाई ने इन ध्रुव मोहनसानी को, वो मतलब वो एक उस घटना से उसका मैनेजमेंट और उसकी मिल्कियत बदल गई। तो ऐसी ऐतिहासिक चीजें हुई है हमारे सामने। तो ये कहना कि सरकार कैसे करे, गन्ना ज्यादा हो गया तो आप कानून को हटा दीजिए, तो कानून में जब आपको अधिकार है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? मैं फिर अपने उस पुराने सवाल पे आ जाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है और जिसके योगी आदित्यनाथ जिसके लीडर हैं, जिनका कोई निजी परिवार भी नहीं है, कोई उन पर इस तरह की बात नहीं है और उन पर उस तरह से कोई बेईमानी का आरोप भी नहीं है, वो क्यों, मैं सारे रिकॉर्ड्स देख रहा था, उसमें आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो वीएम सिंह नाम के नेता ने कर रखा, किसान नेता ने, उस मामले में राज्य सरकार जो है मिल मालिकों की ओर से लड़ रही है, वकील प्रोवाइड कराना और उसको सारी मदद करना, ब्यूरोक्रेसी की मदद करना, ये सब इस तरह की बात। एक बीजेपी की सरकार को इसमें क्या इंटरेस्ट है, या ये मिल जो है कितना बड़ा चंदा पार्टी फंड में देती हैं कि वो इनकी पैरवी करने और किसानों का विरोध करने के लिए मैदान में? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। मैं वीरेंद्र मोहन सिंह वीएम सिंह को जानता हूं, वो पीलीभीत में खेती करते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। तराई में जब जंगल थे और ज़मीन टूटकर जब वहाँ शेर वगैरह और सब घूमते रहते थे रीछ, उस समय वहाँ कुछ सिख परिवारों ने जाकर खेती की थी। तो उसी परिवार में से वीरेंद्र मोहन सिंह जी भी हैं, और ये किसी न किसी तरह मेनका गांधी जी के कजिन लगते हैं, रिश्तेदार हैं उसी परिवार से, पर वो एक अलग बात है। ये भी बहुत सुलझे हुए और बहुत शांति धैर्य है कि मैं तो आपको बताऊं, मैं तो इन सब बातों से निराश होकर घर बैठ गया, मैंने कुछ नहीं किया। पर ये प्रीतम चौधरी और ये वीरेंद्र मोहन सिंह
आज तक लड़ रहे हैं और ये कभी पैसा नहीं लेते किसी किसान से। जी और जी जी आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और लड़ किस बिंदु पर रहे हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज बकाया है जी उत्तर प्रदेश की मिलों पर किसानों का, जी जो पेमेंट ओवर ड्यू थी उसके ऊपर। जी दूसरा मुद्दा क्या हुआ कि हाई कोर्ट चले गए ये सारे मिले मिलकर, और उनका तो आप क्लाउड जानते हैं कितना पैसा बड़े से बड़े वकील को कर सकते हैं, किसान तो लड़ ही नहीं सकता ये मुकदमा, उसके पास कहां से फीस आएगी 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया रोज की पेशी पर देने के लिए, ये तो पूल कर लेते हैं और उनका निहित स्वार्थ है। तो वो दो मुद्दों पर गए कि एक तो ये ब्याज माफ किया जाए जी और दूसरे इस मुद्दे पर गए कि ये जो स्टेट एडवाइस प्राइस है जो राज्य मूल्य घोषित करता है वो केंद्र से ज्यादा रहता है। तो ये जो डुअलिटी है ये खत्म होनी चाहिए। केंद्र की जो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस है, जिसको बाद में शरद पवार जी कृषि मंत्री बने तो उस पे FRP नाम दे दिया गया था, फेयर एंड कमोडिटी प्राइस, इसको बंद किया जाए। जो केंद्र का जो मूल्य है घोषित हम उसी पर देंगे, तो इसको निरस्त किया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद वो आप फैसले पढ़ोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो हाई कोर्ट ने किसानों की बात मानी और मिलों की बात को रिजेक्ट कर दिया। तो मिल वहीं नहीं रुके, इनका एक बड़ा भारी संगठन है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, ISMA जी, तो उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, उन्होंने मुझे भी टैकल करने की कोशिश की थी। अच्छा। तो हाँ, तो उस वो ISMA जो था वो और शुगर मिल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए उस फैसले के खिलाफ, दोनों बिंदुओं के ऊपर जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ थे और पहले वो 2 या 3 जजों की बेंच थी, बाद में उसको बड़ी बेंच पे भेजा गया क्योंकि कानून की विसंगति का मामला था, केंद्र के और राज्य के कानून के बीच की विसंगति का। तो 7 जजों की बेंच ने, यानी फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला किया कि ब्याज भी देना पड़ेगा और ये जो राज्य घोषित मूल्य है वो भी देने पड़ेंगे। और जब इसके बाद एक और वहां विचित्र घटना हुई, राजनीतिक लोगों का देखिए उनका मुखौटा कैसा होता है। ये कब फैसला हुआ सर, ये जरा सा बता दें। ये फैसला कब? तो अभी हुआ है, बहुत हाल में ही शायद, बल्कि वो लंबित पड़ा, एक पक्ष पर तो अभी लंबित पड़ा, एक पर फैसला हो गया, एक पर पड़ा है अभी भी। अच्छा। तो मैं आपको तारीख बता दूंगा, पर मुझे निश्चित जानकारी, आप चाहेंगे तो मैं फैसले की कॉपी है मेरे पास, मैं दे दूंगा। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने उस समय पहले तो मायावती की सरकार ने, मायावती बहन जी दलित नेता जी, मायावती बहन जी ने कोशिश की कि ब्याज माफी हो जाए। जब बात नहीं चली, अंदर खाने कोशिश की गई और ये जो लोग मुकदमे में गए थे इनको बुलाकर उन्हें राजनीतिक और दूसरे प्रकार का लालच देने का प्रयास किया गया। उसमें VM सिंह भी थे, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है जी। तो वो नहीं माने, इतने में 2017 का चुनाव आ गया, तो उन्होंने फिर एक उसकी कीमत थोड़ी अच्छा दे, वो पहले से बेहतर दे दी कीमत, 12 का था या कौन सा था वो, 240 उस समय थोड़ी उन्होंने प्रशंसा भी बटोरी किसानों की, मायावती जी ने एक अच्छा काम किया था। पर मैं कहना चाहता हूँ किया था वो चुनाव के दबाव में, फिर भी वो साधुवाद की पात्र है। चाहे किया तो 240 जो सबसे अच्छा मूल्य था, कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, हम 230-35 पर भी राजी थे जी। फिर उसके बाद आ गए माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी, जो चौधरी चरण सिंह जी की एक तरह ही किसानों के नेता माने जाते हैं, उनके नव दीक्षित, नव शिक्षित, आधुनिक शिक्षित अखिलेश यादव जी लाल टोपी लगाकर समाजवादी का अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने राज्य शासन के आदेश से ये सारा जो ब्याज था इसको माफ कर दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए मिल मालिक, और बेशर्मी की बात यह है कि उन मिल मालिकों के साथ राज्य सरकार भी उन्हीं का पक्ष प्लीड कर रही है, मिल मालिक किसानों के बजाय। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं, और यहां तक हुआ कि जो केन कमिश्नर हैं आजकल, मिस्टर भूस रेड्डी IAS, ये बहुत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, लगभग चीफ सेक्रेटरी के रैंक के होते हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने जी। और फिर इनको आकर प्लीड करना पड़ा, और वापस जाकर वो रुकी नहीं यहाँ राज्य सरकार की बेशर्मी, उसको रिव्यू पिटीशन डाल दिया। ये कहा कि दोबारा आदेश किया कि ये 12% के बजाय, 12% के बजाय जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर में है और 15% गन्ना क्रय कानून में, उसकी जगह मिलों की हालत बहुत खराब है, 7.5% ब्याज दे दिया जाए, मिलों को कुछ राहत मिल जाएगी, नहीं तो इस व्यवसाय का
भट्टा बैठने वाला है। आज भी वो केस चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार आज भी उसकी पैरवी मिलों के पक्ष में कर रही है। तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि बाकी राजनीतिक लोगों पर तो आरोप लगते हैं। आपने सही फरमाया, माननीय योगी जी तो सन्यासी हैं जी। जो सन्यास शब्द है संस्कृत का, इसकी दो विभक्ति हैं। सम जो है ये उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है समान रूप से, सामूहिक रूप से और सकारात्मक रूप से। जो न्यस्त हो गया हो, किसी के साथ युक्त होकर योगी हो गया, उसको सन्यासी बोलते हैं। जी जी। तो हम तो अपेक्षा करते थे कि ये समाज के साथ संन्यास्त होंगे, गरीब आदमी के साथ संन्यास्त होंगे, और यहाँ योग हो रहा है पूंजीपतियों के साथ। तो इनके आने के बाद इनके तो परिवार नहीं है, ये क्या ले जाना चाहते हैं? तो दो ही शंकाएं लगती हैं कि या तो उनके पास तक ये बातें इस विवरण के साथ पहुंची नहीं है, ठीक, और या उनको ऊपर से कहीं से इशारा है, जो आजकल बात चल भी रही है कि सारी निर्णय की व्यवस्था, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी कही थी, निर्णय लेने की व्यवस्था का संस्थागत रूप वर्तमान सरकार में पूर्णतः समाप्त हो चुका है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी बहुत कम सदस्य होंगे जिनकी सलाह मशवरा ली जाती है। ज्यादातर काम कहा जाता है कि पीएमओ से होता है, और उसके लक्षण भी प्रकट हैं। हम अंदर तो है नहीं, अंदर खाने कुछ लोग बता भी देते हैं हमको, पर इसमें काफी सत्यता लगती है। ये मेरा उत्तर है। पर मुझे योगी जी महाराज से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उस गरीब का ध्यान करें, जिस किसान परिवार से वो आए उसका ध्यान रखें। और आप तो सन्यासी हैं, आपको कहाँ ले जाना है, आप कर ही सकते हैं चाहे तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा आपके माध्यम से उनसे कि इसका संज्ञान लें, और वो करें, कर सकते हैं। मैंने उदाहरण बता दिया आपको कंक्रीट इसके। जी जी जी। एक थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल पिछले में रह गया, इसके इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, एथेनॉल वगैरह दुनिया में इस्तेमाल ब्राजील वगैरह में हो रहा है, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत इसके सुगबुगाहट है, कुछ फीसद आईओसी वगैरह ने शुरू किया है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं है जैसा कि ब्राजील करता है कम से कम। और हम चूंकि ब्राजील के बाद गन्ना उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो हम इसको जो नहीं करते ज्यादा इस्तेमाल, इस सब में भी लॉबीज काम कर रही हैं। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, और एक बात के लिए तो मैं आपको पुनः बधाई साधुवाद दूं कि आपने भी इस विषय का काफी विशद अध्ययन कर लिया। लगता मुझे नहीं जानकारी थी कि आप जैसा पत्रकार दिल्ली में रहकर ये सब चीजें जानता होगा। तो अच्छी बात है कि आपने इसको इतना पढ़ा ध्यान से। ये 1991 में मेरे पास इसका विवरण आया था, जब मैं सांसद था, और राजमोहन गांधी जी, महात्मा गांधी जी के पौत्र थे, उनके पास कोई व्यक्ति अमेरिका से आया था वो भारतीय, उसने ये विवरण मुझे दिया था कि इससे चीनी और शीरे के अलावा गन्ने के मिल में 79 उत्पाद और बन सकते हैं, 79, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण और बड़े कीमती रासायनिक पदार्थ हैं, जिनके दो का नाम मैं पहले ले चुका हूं, ब्यूटाइल डिहाइड, म्यूटाइल डिहाइड, इथेनॉल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, मिथेनॉल और एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, हार्डबोर्ड बन सकता है इसके छिलके से। और गन्ने के ऊपर एक वैक्स होता है, गोंद, वो दिखाई नहीं देता, काला काला जो गन्ने की पोरी पर दिखता है, वो वैक्स होता है। तो अगर उसको उतार लिया जाए, उसके उतारने की मशीन उपलब्ध है अमेरिका जैसे देश में, तो खाद्य वैक्स कहलाता है। बहुत सारी दवाओं में, बाम में, और जैसे आपको जुकाम खांसी हो तो आप उस बाम को जीभ पर लगाएं तो उसमें काम आता है। वो जो है खाने के लायक मोम होता है, वो गन्ने का मोम, उसको उतारने का। और गन्ने का रस बनाकर अभी तो कोई कंपनी बेच भी रही है, अमेरिका वगैरह में भेज रही है, मैं उसका मुझे अभी तकनीकी डिटेल मालूम नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आजकल चीनी मिल नहीं कहा जाता विश्व में गन्ने की मिल को, उसको शुगर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें ये 79 उत्पाद बनते हैं, गन्ने का रस बनता है, शीरे से शराब बनती है। इथेनॉल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, अमेरिका ने और ब्राजील ने बड़ी मात्रा में बसों और ट्रकों और जहाजों को चलाने में इस्तेमाल किया। आज हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, 70 रुपए फिर हो गया। मोदी जी का 14 का भाषण याद है, कहा करते थे, माफ करिए उन्हीं की भाषा बोल रहा हूं मैं, भाइयों बहनों, 30 रुपए डीजल होना चाहिए कि नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ। अब क्या हो गया उसको, डीजल को? और एक बात बताऊं आपको इस बीच में, पिछले 77 वर्ष में क्रूड पेट्रोलियम की इतनी कम प्राइस कभी नहीं रही थी। और अगर आप मिशन निकाल दें तो 156 साल में सबसे कम पर है। और हिंदुस्तान में आज तक कभी रिकॉर्ड
में इतना महंगा कभी डीजल नहीं हुआ। तो एक तरफ आप गरीबी की कॉस्ट घटाने की, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, पर ये तो एक अलग विषय हुआ। मैं वापस शुगर कम्प्लेक्स पे आता हूँ। तो अगर शुगर कम्प्लेक्स लगाया जाए तो चीनी जो अभी तक उसका करीब 68 या 70% वैल्यू एडिशन माना जाता है, यानी गन्ने के ऊपर जितना भी वैल्यू एडिशन होकर उत्पादन होता है उसका 68 से 70% चीनी के रूप में उत्पादित होता है, मिलता है हमको। पर अगर शुगर कम्प्लेक्स बना लिया जाए तो चीनी का अनुपात कुल उत्पाद में केवल 18% रह जाता है, 82% दूसरे उत्पाद बन सकते हैं। अब एक सवाल आएगा कि जब ये संभावना है, ये पोटेंशियल है, तो इसको कर क्यों नहीं रहे? ये है खास बात। तो आपने कहा इसको जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा पूंजी का खर्च है मिल के बाद, क्योंकि जमीन तो ज्यादातर सरकार औने पौने दाम पर कई बार तो 1 रुपए में दे देती थी, साथ उसको कई सौ एकड़ और कई सौ बीघे के फार्म भी दिए जाते थे। सब मिलों के पास है, किसान के ऊपर तो 12 साढ़े 12 एकड़ की सीलिंग है, मिलों के पास कई सौ एकड़ जमीन है और सरकार उनको देती थी वो एक्सपेरिमेंटल फार्म के नाम पर। तो उसके खर्चे के बाद जो मेजर खर्चा होता है वो तो गन्ने की खरीद पर होता है। ठीक, तो आप गन्ने की खरीद करके और खाली चीनी के माध्यम से सरकार के साथ मिलकर कई तरह की हेरा फेरी करके, एक तो हेरा फेरी अकाउंट में होती है कि जानबूझकर बहुत सारे खर्चे पूंजीपति डाल सकते हैं तनख्वाहों के, दूसरे जिनको कोई चेक नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बतेरे बताते हैं, आप ये जानते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं कि अक्सर जो तौल केंद्र हैं उसमें तोला कम जाता है, गन्ना ज्यादा चला जाता है। और कुछ और ट्रिक करते हैं कि ये चीनी की रिकवरी का प्रतिशत जानबूझकर कम रखते हैं। अब आप फिर करेंगे कि एक और कानून था कि प्रत्येक वर्ष 1966 से केंद्र सरकार को जितनी चीनी रिकवरी हुई है पिछले वर्ष में उसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी करनी पड़ती थी। जब से वर्तमान केंद्र सरकार आई ये परंपरा बंद कर दी गई, कोई सवाल नहीं करता, अब पता ही नहीं, वो तो कहीं से मिलों में देख लें तो देख लें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नई मशीनरी लानी पड़ेगी, नई तकनीकी, जब एक घिसी पीटी चीज से, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में ग्रांटेड मोनोपोली कहा जाता है, यानी जानबूझकर सरकार द्वारा प्रदत्त एकाधिकार, मोनोपोली। और 1932 में ब्रिटिश शासन ने ये शुगर एक्ट बनाया था जिसके तहत ये प्रावधान किया था कि वैक्यूम पेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीनी अगर कोई बनाना चाहेगा तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये प्रणाली आज तक जारी है। उनके लिए मिल का एरिया रिजर्व कर दिया जाता है, उस एरिया में दूसरा मिल लग नहीं सकता। आप ये बताइए, कागज की मिल हो, लोहे की मिल हो, सीमेंट की मिल हो, आप मोटर के पुर्जे की या कोई भी फैक्ट्री, कहीं किसी फैक्ट्री के संबंध में प्रावधान नहीं है कि उसका रिजर्व एरिया दिया जाए। तो इनको वो रिजर्व एरिया दिया जाता है, तो इनको घर बैठे थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, लो टेक्नोलॉजी से पैसा मिल रहा है, तो क्यों सिर खपाई करें, ये ऊंची तकनीक की बड़ी चीज लाएं, बाहर की तकनीक को लाने में उसका खर्चा दें, नई मशीनरी लगाएं। तो इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि ये जो विविधीकरण होता या इसका जो विस्तारीकरण होता मिलों का, वह प्रक्रिया रुकी हुई है इस मोनोपोलिस्ट टेंडेंसी के कारण, इस ग्रांटेड मोनोपोली के एनवायरनमेंट के कारण। ये जो एकाधिकार इनको दे दिया गया उसका वातावरण इनको भी सुख देता है और अधिकारियों और राजनेताओं को इनसे साठगांठ करने का मौका मिलता है। तो इस निहित स्वार्थ की लॉबी के कारण ये सब नहीं हो रहा है, ये मेरा उसका उत्तर है। अगर ये हो जाए तो भारत इस चीनी उद्योग के माध्यम से, चीनी उद्योग नहीं बल्कि सुपर कॉम्प्लेक्स जो उसके और उत्पाद बनते हैं, उसमें जीवन रक्षक दवाएं बन सकती हैं, लाइफ सेविंग डिवाइसेस, वो सारी डिटेल मेरे पास है। और खंडसारी उद्योग को आज भी परमिशन नहीं है वैक्यूम पेन टेक्नोलॉजी की। एक और आप समझिए, सारा गन्ना मिल उठा नहीं पाते। अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, पर 99 में जब मैं मंत्रिमंडल में था 55% गन्ना मिलों को जाता था, 45 खंडसारी और कोल्हू पर जाता था। तो वो खंडसारी जो है वो 7 साढ़े 7%, ज्यादातर 6 साढ़े 6% चीनी की रिकवरी दिखाती है। मिल में वो रिकवरी 11 से 12 होती है। महाराष्ट्र में तो 14 होती थी, अब पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की तो घट रही है 13, और उत्तर प्रदेश की 10 साढ़े 10 से पहुंचकर 12 हो गई। मुरादाबाद की एक मिल ने पिछले वर्ष 12.52 साढ़े 12% रिकवरी दिखाई। पहले ये भी एक बहाना लिया जाता था यूपी में कि ये लो रिकवरी जोन है इसलिए हमसे कम पैसा लिया जाए।
तो वो जो लो रिकवरी जोन की कंसेप्ट थी, वो जो गैप था महाराष्ट्र के और हमारे बीच में, वो भी अब नैरो होता आ रहा है। हमारा 13% 12 से ऊपर चला गया और महाराष्ट्र का 13 से कम हो रहा है। तो वो भी गैप कम हो गया, तो वो दलील भी इनकी नहीं चलती, मुनाफे वाली दलील भी नहीं चलती, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा। और ये मेरा उत्तर है कि इस कारण से उसका आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है और देश को बहुत बड़ी संभाव्यता से, बहुत बड़े पोटेंशियल से वंचित रखा जा रहा है। और इन दवाओं और इन चीज़ों के आयात के लिए हमें बाहर निर्भर रहना पड़ता है, हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। एक और आश्चर्य की बात कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भानु प्रताप कमेटी बैठाई, उसमें मैं भी सहयोग करता था, मेंबर नहीं था। उसके एक पेज है पूरा जिसमें एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग का था कि इससे, और वो पेट्रोल का पूरा सब्स्टिट्यूट है, 20,000 रुपए का कंट्रैप्शन लग के वो इथेनॉल हो जाता है कन्फॉर्मेंट इंजन, उसको ब्लेंड करने की इजाजत नहीं दे रहे आज तक। तो हर चीज में रुकावट है, उसको व्यवसाय के रूप में भी नहीं होने देना, किसान का हित भी आप नहीं रखते, कानून को भी आप नहीं मानते, तो समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि उन चीजों को आपसे जानने की का प्रयास कर सकूं, बताने में कितना सफल हुआ, लेकिन कोई ऐसी चीज आप सोचते हो कि जो रह गई, जो बतानी चाहिए, जो जानना चाहिए लोगों को, वो जरूर आप बता। जी हाँ, ये जो अभी अभी आपने एक सवाल किया था कि इसमें जो इतने उत्पाद बनने की संभावना है तो क्यों नहीं होने दिया जाता, तो उसका एक कारण तो मैंने बता दिया, पर मैं उसका एक इतिहास भी बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से प्रयास करते रहे, विशेषकर 3 लोग भारत में। सबसे पहले तो ये बीड़ा उठाया भानु प्रताप सिंह जी ने, जो बस्ती के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश में जनता शासन में मंत्री थे, और केंद्र में भी वो बाद में जनता पार्टी की सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के इनके साथ थे। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का मंत्रिमंडल बना तो मैंने उनसे कहा था कि सर, कृषि नीति के ऊपर एक समिति बैठाइए आप और उसका अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी को बना दीजिए, मैं उनका सहयोग करूंगा। तो 7 सदस्यों की समिति बनी और मैंने ये कहा कि इसको ये नहीं कि सालों चलती रहे, इसको कहिए कि ये अपनी रिपोर्ट 6 से 9 महीने में दे दें, क्योंकि इतना विशाल विस्तृत विषय था। तो उन्होंने वो समिति बना दी और एक शरद जोशी की समिति बनाई, एक प्रोफेसर हनुमंत राव की बनाई, वो भूमिहीन किसानों के ऊपर थी। तीनों की रिपोर्ट 6 महीने में आ गई। 7 यानी वो जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ था उनके बनते ही दिसंबर के आखिर में 7 जुलाई को वो रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और उसमें ये संस्तुति थी कि पेट्रोल और डीजल के साथ इसका ब्लेंडिंग फ्री कर दिया जाए। तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने ये भी संस्तुति की थी कि जो ग्रांटेड मोनोपोली है, इन मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया जाए, जो लाइसेंस प्रणाली ब्रिटिश शासन ने अपने पिट्ठू पूंजीपतियों को एकाधिकार देने की नियत से की थी। दुर्भाग्य है कि वही नीति स्वतंत्र भारत में आज तक चल रही है, उसमें कांग्रेस की और सारी सरकारें आ ली। तो उसका एक गंभीर प्रयास उस समय हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पीएम थे। उस समय 2 माननीय नाथुराम मिर्धा जी खाद्य मंत्री थे, जिनके अंतर्गत चीनी विभाग आता है, और हमारे भाई साहब अजीत सिंह जी उद्योग मंत्री थे। तो वो प्रस्ताव किसी तरह करके कराया, वो लंबी बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कुछ उसमें विलंब हुए क्योंकि वो जो नीच स्वार्थ की लॉबी थी वो बैठी नहीं चुपचाप, उसके बड़े लंबे हाथ होते हैं और किन किन लोगों ने उन्हें अपने घेरे में लिया, यहाँ नाम लेना उसका उचित नहीं रहेगा। तो पर ये हुआ कि वो विलंब हुआ। फिर मैंने जाकर और भानु प्रताप जी ने विश्वनाथ प्रताप जी से कहा कि आपका आदेश है और ये क्यों नहीं आ रहा। तो फिर चीनी विभाग, खाद्य विभाग उसको प्रस्ताव को लेकर आ गया और निर्णय कर दिया कैबिनेट ने, रिकॉर्ड पर है वो, कि चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया जाए। हमारा मुख्य तर्क ये था कि गन्ने की सप्लाई ज्यादा है और मिलें कम हैं, तो कंपटीशन किसानों में रहता है और उसका असर ये होता है कि किसानों को दाम कम हो जाता है। हम चाहते हैं कि कंपटीशन दूसरी साइड में, दीवार से दीवार मिलके जब पेपर मिल लग सकती है, सीमेंट मिल लग सकती है, स्टील मिल, तो गन्ना क्यों नहीं लगे। तो हम कहते थे देसी भाषा में कि गन्ना मिल मालिकों को आके और किसान की ठोड़ी में हाथ देना पड़े, भाई हमें गन्ना दे दो, हम ऐसी स्थिति चाहते हैं। और ये सारी टेक्निक बताई तो वो हो गया, परंतु उसका नोटिफिकेशन जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट जो 1948 और 56 है, उसकी एक धारा में था। तो बीच में चौधरी देवीलाल जी और चंद्रशेखर जी एक तरफ हो गए, विवाद हो गया और उसी विवाद में वो मामला अटका रह गया। यानी कैबिनेट का निर्णय केवल एक क्लेरिकल नोटिफिकेशन के कारण
वो डी-लाइसेंसिंग नहीं हो पाया। उसी बात को लेकर फिर मैं किसी तरह संयोग से मैं चुनाव जीत गया, कृषि मंत्री बना, और वो जो था, आपको याद है कि मैं फुल कैबिनेट नहीं था, मैं राज्य मंत्री था, पर माननीय वाजपेयी जी गजब के आदमी थे, बहुत विशाल हृदय और बहुत ही बुद्धिमान। तो इन तकनीकी विषयों की इनको जानकारी नहीं थी, पर जब मैंने बताया तो वो समझ गए। और बरनाला साहब उस समय खाद्य मंत्री थे, ये प्रस्ताव आया, 3 कैबिनेट में डिस्कस हुआ, तीनों कैबिनेट में कैबिनेट के जो वो थे मंत्री लोग वो आपस में बटे रहे, परंतु सौभाग्य से माननीय जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब मेरी बात को, और नीतीश कुमार जी उस समय पावर मिनिस्टर थे, ये सब मेरी बात को, नहीं पावर के वो थे कुमार मंगलम, और ये रेल में, तो ये मुझे समर्थन देते थे। पर वो विवाद चलता रहा। बाद में कैबिनेट सचिव ने कहा कि ये बड़ा विवादित विषय है, इसे इसको मंत्रिमंडल समूह को दे दिया जाए, गॉम्स कहते हैं उसे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और वो जानबूझ के ब्यूरोक्रेसी का प्रयास है कि ये लंबा लटक जाएगा। तो तुरंत वो बात भांप ली। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, सर मैं सहमत हूँ, दे दीजिए इसको, पर एक बात करिए, एक तो इसको समय सीमा दे दीजिए, 3 महीने 6 महीने में रिपोर्ट दे दे, और दूसरे उसका अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो इसकी तकनीकी और खेती किसानी की बात को भी जानता हो, और अर्थव्यवस्था को और कंज्यूमर के कंसर्न को भी समझता हो। तो उन्होंने कहा तुम ही सजेस्ट करो। तो मैंने खट से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम दे दिया। तो मैं, डॉक्टर जोशी, यशवंत सिन्हा जी, कुमार मंगलम, नीतीश कुमार, और हम सब उसके बन गए सदस्य, और बरनाला जी खाद्य और चीनी के मंत्री थे, वो भी बन गए। वो लंबी बात है, सर्वसम्मति से रिपोर्ट आई, हालांकि बरनाला जी उसमें बीच में आनाकानी करने लगे। तो मैंने कहा सर आपका मंत्रालय, आप लेकर आए प्रस्ताव, अब आप आनाकानी, खैर वो लंबा है मामला आगे। और फिर एक दिन मुझे इस सीमा तक जाना पड़ा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को, जब मुझे लगा कि इस 5वीं समिति में भी, 5वीं बैठक में भी ये नहीं हो रहा है, तो मैंने एक पर्ची भेजी कि मैं आपसे अलग बात करना चाहता हूँ। तो वो बाथरूम जाने के बहाने उठे, मुझे इशारा किया, मैं बाहर निकला। तो मैंने कहा सर या तो आज इसको कर दीजिए, नहीं तो मुझे तो आज अपने मंत्रिमंडल से मुक्त करने की कृपा कर दीजिए, मैं तो आज इस कक्ष से मंत्री के तौर पर बाहर नहीं जाऊंगा। अब शीतल जी मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मुझे पता भी था कि मैं अगला चुनाव जीतने वाला नहीं हूँ, आप वहाँ के समीकरण जानते हैं। फिर मैंने हिम्मत की, और प्रधानमंत्री ने इतने जोर से झिड़का कि सिक्योरिटी के लोग, क्या बकते रहते हैं आप, जब कहो इस्तीफा इस्तीफा, क्योंकि 1-2 बार पहले भी मैं किसी मुद्दे पर कह चुका था। तो बैठ जाके, तो वो मंत्रिमंडल की बैठक जब समाप्त होने लगी, मैंने फाइल से कागज निकाल के सोचा लिखूं इस्तीफा। तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा, सोम बताओ चीनी वाले का क्या करना है, उनकी आदत थी ऐसे। तो मैं 22 तर्क प्रस्तुत कर चुका हूं, मैं क्या करूं और कितने बताऊं आपको। अभी मंत्रिमंडल है सर, जो आपको करना है करें। तो थोड़ी देर उनकी आदत थी ना आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते, तो एकदम बोले फिर, भाई सोम ठीक कह रहे हैं, अब ये हो ही जाए। हो गया फैसला। और फैसला होने के बाद जब उसकी वो मिनट्स आई, तो आप आश्चर्य करेंगे, उसमें ब्यूरोक्रेसी ने एक तमाशा कर दिया। तय हुआ था कि जो एग्जिस्टिंग खंडसारी मिल हैं, उन को भी वैक्यूम पेन टेक्नोलॉजी अलाउ की जाएगी, और उनकी क्षमता को मिल के साथ जोड़कर उनका क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा। उसमें यह आया था कि नो न्यू यूनिट विल बी अलाउड टू कम अप इन दी रिजर्व एरिया। उसमें से न्यू शब्द निकाल दिया। तो इसका मतलब वो तो उसकी आत्मा तो मर गई, वो तो खंडसारी फिर वहीं पिछड़ गई, और देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैंने विषय उठाया, इतने वो समय नहीं था, 26 अप्रैल या कौन सी तारीख है मुझे याद नहीं है, तो सरकार गिर गई, मैं मंत्रिमंडल से बाहर चला गया, और वह मसला शीतल जी आज तक का यूं पड़ा है। क्योंकि बाद में जो खाद्य मंत्री आए और उनके नाम नूम लेने किसी की रुचि नहीं थी, और मैं चला गया योजना आयोग में। योजना आयोग में जब 5वीं इसका 10वीं योजना का दस्तावेज बना, उसमें फिर मैंने इंसिस्ट किया, लिखा गया, पर वो माना नहीं गया, आज तक वो लंबित पड़ा हुआ है। इसी प्रकार का एक प्रयास विपक्ष में रहते हुए मैंने किया था। मुझे इस समय याद आती है उत्तर प्रदेश के उन उद्भट और जबरदस्त नेताओं की, जिसमें सबसे अग्रणी नाम है बाबू गेंदा सिंह जी का, जो शायद देवरिया के रहने वाले थे, जो सतत गन्ना किसानों के अधिकार के लिए सतत लड़ते थे। उसी तरह शिवपाल सक्सेना थे पूर्व के, जो इंडिपेंडेंट एमपी बने थे, वो करते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट लीडर महाराज सिंह भारती हुआ करते थे। और एक और नेता थे बहुत जबरदस्त, श्री वीरेंद्र वर्मा, जिन्होंने 22 मंत्रालय संभाले उत्तर प्रदेश में, और गवर्नर रहे बाद में पंजाब हिमाचल के, और राज्यसभा के मेंबर रहे।
पहले कांग्रेस के थे, फिर जनता पार्टी के रहे और फिर हमारे साथ भी जनता दल में आए। उन्होंने वो भी इसके लिए सरकार में रहते हुए भी ऐसे लड़ते थे जैसे विपक्ष में रहता हुआ लड़ता आदमी। जी जी जी, उनकी बहुत काम किया उन्होंने, जी तो हम सब लगे रहे। तो वो उस समय गवर्नर थे, ये बात है 92 या 93 की, हिमाचल के ये। और वो दिल्ली आए तो मुझे बोले भाई नरसिंह राव जी के पास चले। तो मैं केवल राज्यसभा का सदस्य था, वो भी जनता दल का, विपक्ष का। तो हमने एक पूरा चिट्ठी बनाई, मैंने, मेरे लेटर हेड पे गवर्नर साहब ने साइन की, और हम 11 बजे नरसिंह राव जी से मिले। तो नरसिंह राव जी ने वो चिट्ठी पढ़ी, तो मैंने कहा सर ये बड़ा विवादास्पद विषय है, इसको आप किसी समिति को दे दीजिए, पर उसको ये कहिए वो समिति 3 से 6 महीने में रिपोर्ट दे दे। तो नरसिंह राव जी जैसा धैर्यवान आदमी मैंने नहीं देखा। उस आदमी का आकलन भारतीय राजनीति में बड़ा गलत हुआ है, शीतल जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं कई मेरी बार राय बताऊंगा। तो मुझे बोले हंस के, शांति से, अरे सोम जी मैं भी गन्ने का किसान हूँ, आप भी, और ये तो हमारे गुरु जी हैं वीरेंद्र वर्मा। अब ये बहुत समिति बैठ ली, 50 साल से समिति तो बैठती आ रहे हैं, इसको हो जाने दीजिए। तो मैंने कहा सर आपने तो मेरे मन की बात कह दी, जी और उसके ऊपर मार्जिन पे मेरे कागज पे कुछ लिख लिया। जी, उसमें वीरेंद्र वर्मा जी के भी हस्ताक्षर है, वो चिट्ठी है मेरे पास। अच्छा, अगले दिन सुबह इंडस्ट्री के सेक्रेटरी थे श्री MC गुप्ता, मुनीश चंद गुप्ता, जो चीफ सेक्रेटरी रहे थे हरियाणा के। वो हमारे आगरा के निवासी हैं पर हरियाणा कैडर के, गुड़गांव हैं। उनका फोन आया जी मुझे लोधी एस्टेट कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैं देखूं उस पर प्रधानमंत्री के निर्देश के साथ कि इस मसले में अगर किसी बिंदु के ऊपर कोई बात स्पष्टीकरण चाहिए तो वो सोमपाल सदस्य राज्यसभा से ले लिया जाए अरे और इसकी फाइल प्रस्तुत की जाए। क्या और बात, उस समय वो जो आपके पूर्वी यूपी के हुआ करते थे खाद्य मंत्री कल्पनाथ राय, तो कर रहा था। कल्पनाथ राय, तो मुझे PM ने कहा उनसे बात करो। मैंने कहा सर वो तो उनका मिजाज ठीक नहीं रहता, मैं नहीं बात करूंगा। तो बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह तो करो। मनमोहन सिंह जी, मैंने जैसे कहा, मेरे टीचर रहे थे दिल्ली स्कूल में, तो मुझे आज भी एक्सेस है, PM थे तब भी थी। तो मैंने उनसे समय लिया, जाके कहा, तो बोले मैं तो चाहता हूँ। मंत्रिमंडल में आया, चर्चा होते होते वो 95 हो गया, तो इस बहाने से वो पेंडिंग कर दिया कि 96 का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद करेंगे। और उसमें जो मुख्य रोड़ा अटकाया उस समय के खाद्य मंत्री कल्पनाथ राय जी ने, बल्कि कुछ मनमोहन सिंह जी को उन्होंने वैसी भाषा बोल दी थी, उससे नाराज भी हो गए थे। फिर PM के कहने से मुझे उनको जाकर मनाना पड़ा था, ये अलग एक विषय है। तो मैंने कहा इससे प्रयास हुए हैं, पर जी इन जी स्वार्थ वालों ने उन प्रयासों को कभी सफलीभूत नहीं होने दिया गया। और उस समय मैं आपको बताऊं, उस समय 430 मिलें थी भारत में, जबकि बात मैं कह रहा हूँ 99 में। जी आज की तारीख में 762 हैं, 762 है नहीं, 732 हैं। जी उनमें से अकेले यूपी में 119 हैं जो वर्किंग है, और कुछ 5-7-10 यूनिट बंद भी पड़ी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इतना बड़ा विषय है, अगर इसका संज्ञान ले लिया जाए, और वर्तमान सरकार क्यों नहीं कर रही। एक बात और कह दूं अगर आप अनुमति दें तो, प्लीज प्लीज स्वागत। को आलोचना माना जाता है कि हम भी बहुत उत्साहित हुए थे जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जी और 14 में इन्होंने ये घोषित किया था, जी 14 में घोषित किया, और फिर 17 का जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, जी वहां कहा कि किसानों गन्ने का 500 रुपए भाव मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जी मिला क्या? जी आपका भुगतान हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। डीजल 70 मिलता है, 30 मिलना, ये तीनों बात शब्द से, अखबार निकाल लीजिए आप, रिपोर्टेड हैं तीनों। जी जी और ये कहा कि उधर शपथ ग्रहण और जी उधर आपका भुगतान। जी, अब वो शपथ ग्रहण तो हो गई थी 2017 में, वो लखनऊ की शपथ ग्रहण ना योगी जी लखनऊ वाली। की शपथ ग्रहण की बात कह रहा हूँ, 2017 में हो गई थी। और इन दोनों घोषणाओं को, तीनों को ग्रहण लगा हुआ है, आज तक नहीं हटा वो ग्रहण उनका। बताइए। और इतना ही नहीं, आप संवेदनहीनता देखिए कि ये सब कहने के बाद सार्वजनिक रूप से जी के ऊपर अमल नहीं किया गया, दाम भी नहीं बढ़ाए गए, भुगतान भी नहीं हुआ। फिर कह रहा हूँ शपथ ग्रहण 17 में हो गया था, अब हम 20 में हैं, 3 वर्ष हो चुके उत्तर प्रदेश सरकार को बने हुए, तो आज तक नहीं हुआ। और दो चीज और शीतल जी, इससे जी पहले हम ये बात समाप्त करें जी कि केंद्र सरकार ने आते ही जी वो जो मिलों के अधिग्रहण का कानून बनाया था चौधरी चरण सिंह जी के समय, मंत्रिमंडल ने, केंद्र के मुरार जी के नेतृत्व में, कि जी मिल अगर उन अनुशासन में नहीं रहेंगे तो उनके हम प्रबंधन को टेक ओवर कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। जी आते ही 2014 में सरकार बनी। मैं आपको तारीख देना चाहता हूँ, जी
2015 के 13 मई को केंद्र सरकार ने उसको कानून की पुस्तक में से निकालकर चुपचाप फेंक दिया, किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। बताइए बताइए। किसी को पता नहीं, क्योंकि आज न गेंदा सिंह है, न वीरेंद्र वर्मा है, न शिवपन लाल सक्सेना है, न महाराज सिंह भारती है, और एक और याद करने लायक, वो बेचारे अपने ये चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत, मेरे तो रिश्तेदार भी थे, ऐसे किसान नेता नहीं है। और हमें आप कह दीजिए या तो हिम्मत नहीं है या हमारे पास किसी कारण से जन समर्थन नहीं है, वो तो एक संयोग की बात होती है, मैं किसी को दोष नहीं देता। वो लोग होते तो किसी की हिम्मत थी क्या जीना होता उस कानून को चुपचाप। और इससे आगे की सुन लीजिए आप, यही नहीं रुकेगा मामला। अभी आपने कहा कोरोना के संकट के समय जो एक आपातकालीनता की मानसिकता बनी हुई है, इसके कवर के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को समाप्त करने की बात की जा रही है। आवश्यक जिन्स अधिनियम 1955 जो फिर 1966 में संशोधित हुआ। और वो क्यों की जा रही है कि गन्ना क्रय कानून और शुगर कंट्रोल ऑर्डर और ये जो का कंट्रोल ऑर्डर और मैली का कंट्रोल ऑर्डर, ये सारे ऐसी इसी कमोडिटी एक्ट में हैं। अगर वो समाप्त हो गया तो कानून खुद समाप्त हो जाएंगे। दो छोटी छोटी चीज, शीरा जो है, शीरे से बहुत उत्पाद बन सकते हैं, 39 उत्पाद बन सकते हैं दवाओं सहित। उसको आज शराब की फैक्ट्रियों को नियंत्रित मूल्य पर दिया जाता है। प्राथमिकता देखिए इस भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी सरकार की। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी सरकार, दोहराकर कहना चाहता हूं कि कोरोना के संकट में खाने की दुकानें और सब्जी मंडी तो बंद, शराब की खुली। और आज की तारीख में भी शीरे को नियंत्रित दाम के ऊपर शराब की उनको दी जाती है, वो बहुत मुनाफा कमाते हैं। उसको शुगर कॉम्प्लेक्स का पार्ट मानना चाहिए, उसमें मुनाफा बहुत है। चीनी में 6% मुनाफा है और पावर जनरेशन में 16। 1-2,500 टन कैपेसिटी की मिल 12 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है। उसको अपने चलाने के लिए 3 मेगावाट की जरूरत है, 9 मेगावाट वो दे सकती है पावर ग्रिड में, वो भी काम नहीं किया जा रहा। तो सबको मिलाकर उसका मुनाफा देखा जाए तो ये जो तैयारी चल रही है, इसी एक्ट को भी हटाएं। एक और मैंने 1959 के कानून का जिक्र किया था, जो मैली निकलती है उसमें से, प्रेस मड बोलते हैं, उसका उद्देश्य था कि इसकी जैविक खाद बनाकर गन्ना उत्पादक किसानों को दी जाएगी और ये बिकेगी। इसका आज तक कभी पालन नहीं हुआ और ये भी इसी एक्ट के तहत ही अध्यादेश है, केंद्र सरकार का है। अब वो 5 रुपए किलो, यानी गन्ना तो 325 और वो 5 रुपए 500 रुपया क्विंटल चाय बागान को जैविक खाद के तौर पर बेची जाती है। इसके और उस क्योंकि उसमें से वो आप उस कानून को हटा देंगे तो ये भी साफ हो जाएगा, ये बाध्यता भी नहीं रहेगी जी। एक चीज थोड़ा ये कितना इसके साथ मसला जुड़ा हुआ है, एक दाम के बारे में और बात कह दूं। छत्तीसगढ़ जैसा अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ राज्य जी, जो गरीब है, बाद में बना, ज्यादातर ट्राइबल लोग हैं, वहां के मुख्यमंत्री गन्ने का दाम दे रहे हैं 355 रुपया। 355 मौजूदा मुख्यमंत्री जी। और ये अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकला, कोई बात नहीं, लिखित आदेश है जी। और हमारे यहाँ मिल रहा है 325 जी। और वहां 355 दे रहे हैं और गन्ने का पूरा भुगतान उन्होंने कर दिया। एक अंतिम बात और, डॉक्टर रंगराजन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने सिफारिश की थी कि क्रशिंग सीजन के बाद जो मुनाफा आएगा चीनी पर, जो आप मूल्य घोषित कर रहे हैं वो तो दें किसानों को, जो उससे ऊपर मुनाफा आएगा इस मूल्य को देने के बाद, उसका 70% किसान को दिया जाएगा और 30 जो है वो के पास रहेगा। उसके खिलाफ भी यूपी सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना नहीं, एक रंगराजन समिति पर आज तक उसका पालन नहीं हुआ। तो ये सारा इतना किस्सा चल रहा है, अब आपको और क्या बताएं। अब फिर याद आती है कि ये दो योद्धा हैं, एक तो वीरेंद्र मोहन सिंह बेचारे वो लड़ते रहते हैं, हमारे प्रीतम चौधरी सहारनपुर। आपने मुझे बुला लिया, मैंने अपनी बात कह दी, मैं तो शीतल जी थक चुका हूँ, न तो जन समर्थन मिलता न सरकार सुनती, तो अपने घर बैठ के पढ़ते रहते हैं, कुछ अध्ययन करते रहते हैं। आप जैसा कोई बुला लेता है तो आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस विषय का इतना विस्तृत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों को ये सब तो चीजें क्या, मतलब ये तो बहुत नुआंसेस है इसमें, शायद अब रिकॉर्ड पे रहेगा, डिजिटल रिकॉर्ड हो जा रहा है, जब मन करेगा तो शास्त्री जी का ये भाषण वो लोग सुनेंगे और शायद उनको लगे कि हमारे इस पूरे सेक्टर के साथ इस देश में अब तक क्या क्या हुआ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।